दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटों में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है क्लास 10th हिंदी के लिए, जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपको पता होगा कि सितंबर के बाद होगा, उसके जो गद्य खंड के जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। इस वीडियो में हम 21 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, गद्य खंड के। इन सभी चैप्टर से लेकर आया हूँ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 3 चैप्टर आपके गद्य खंड के आ रहे हैं क्षितिज वाली बुक से, और 3 चैप्टर आपके काव्य खंड के आ रहे हैं क्षितिज वाली बुक से, और 2 चैप्टर जो आपके बचते हैं वो आपके आ रहे हैं कृतिका की बुक से। तो जो काव्य खंड के 3 चैप्टर थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद और आत्मकथ्य, इनकी वीडियो और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो बना के, ठीक है। और ये जो बाकी के 5 चैप्टर्स बच रहे हैं आपके गद्य खंड के, उसके चैप्टर्स आज की हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं नेताजी का चश्मा वाला जो चैप्टर है। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, लेखक स्वयं प्रकाश के अनुसार देशभक्ति क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो उनके अनुसार देशभक्ति क्या है, ये आपकी बुक में जो है एक स्पेशल बॉक्स बना है, उसमें लिखा है कि लेखक के अनुसार क्या है, देश जो है वो किसी बाउंड्री से नहीं बनता, सीमाओं से नहीं बनता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, पेड़ पौधों से, ठीक है, जीव जंतुओं से, और जो भी सीमाएं हैं जिसको हम देश मानते हैं, उसके अंदर जो भी रह रहा है, जो वनस्पति है, जो जीव है, उन सभी से प्यार करना ही जो है देशभक्ति है। तो आप इसमें उत्तर में यही लिख सकते हैं कि देशभक्ति क्या है, देश के लोगों से प्रेम करना। अब देश के कौन से लोग, इसमें बस जीव जंतु आते नहीं हैं, इसमें आपके पादप आते हैं, वनस्पति आते हैं, देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं सबसे प्रेम करना ही क्या है, देश प्रेम। और इसी देश प्रेम को आप देशभक्ति भी कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे खाली लेकर आया हूँ ताकि कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ, जो मैं आप बता रहा हूँ वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने के पीछे कैप्टन की क्या सोच थी। तो कैप्टन जो है इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो वो जो है नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उस पर बार बार चश्मा लगाते रहता है और बदलते रहता है, ठीक है। वो चश्मा लगाता है, फिर कोई ग्राहक आता है, अगर उसे वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो चश्मा उतार के ग्राहक को बेच देता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा चश्मा लगा लेता है। कैप्टन क्या होता है, एक फेरी वाला होता है, ठीक है। फेरी वाला आप समझते होंगे, जो गली गली जाकर अपना चश्मा बेचता है, ठीक है। एक वो लकड़ी लिए होता है जिसमें सारे चश्मे टंगे होते हैं और वो गली गली लेके उसे घूमता है। तो कैप्टन जो है बार बार जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इसके पीछे कैप्टन की सोच क्या थी। तो इसके पीछे जो कैप्टन की सोच थी वो थी देशभक्ति, या आप लिख सकते हैं देश प्रेम, ठीक है। तो कैप्टन जो था बहुत बड़ा देशभक्त था। वो लंगड़ा था, ठीक है, अपाहिज था, इसलिए वो फौज में तो नहीं जा पाया, लेकिन लोगों ने उसका नाम कैप्टन क्यों रख दिया, क्योंकि वो जो है नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाता था और ऐसा करके वो जो है अपना देशभक्ति, अपना देश प्रेम व्यक्त करता था। तो कैप्टन के मूर्ति पर चश्मा लगाने के पीछे कैप्टन की ये सोच थी कि जो नेताजी है वो उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनकी इज्जत करके, उनका आदर करके वो देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहा था, ठीक है। तो यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तीसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ये पाठ के अंत में ये बात आती है कि मूर्ति पर जो है एक दिन सरकंडे का चश्मा लगा होता है, और वो सरकंडे का चश्मा कौन लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, ठीक है। तो मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा है वो ये उम्मीद जगाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य है, वो भविष्य बहुत उज्जवल है। कैसे, कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी जो है अभी तक देशभक्ति जीवित है। तो जब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर जो है चश्मा नहीं लगाए, तो वो क्या करते हैं, मूर्ति पर सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा बना के लगा देते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि सरकंडे का चश्मा
मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी में अभी देशभक्ति की भावना जो है जीवित है। बच्चों में अभी देशभक्ति की भावना जीवित है, जिससे पता चलता है कि आने वाला जो भविष्य है देश का वो उज्जवल है, और वो जो है स्वतंत्रता सेनानियों को तथा देश की आज़ादी को हमेशा याद रखेंगे। ये अगर आप इसमें लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर जो हैं मिल जाएंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पान वाले का रेखाचित्र खींचिए। तो पाठ में 3 ही मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है हालदार साहब, दूसरे कौन है पान वाला, और तीसरा है मेन कैप्टन। तो पान वाले का रेखाचित्र खींचिए, रेखाचित्र यानी कि एज्यूम करिए पान वाले को और बताइए कि वो देखने में कैसा था। तो इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स उसके शरीर के बारे में, जैसे वो मोटा था, दिन भर हमेशा जो अपने मुंह में पान ठूसा रहता था, जिससे उसकी बत्ती सी जो है लाल काली दिखती थी। ठीक है, ये आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं कि पान वाला जो है अच्छा था, मतलब मजाकिया था उसका स्वभाव, और वो मजाक में जो है कैप्टन का अपमान भी करता है, उसका मजाक भी उड़ाता है कि वो लंगड़ा क्या देशभक्त बनेगा। ठीक है, उससे तो सही से चला भी नहीं जाता। ठीक है, तो पान वाले के रेखा चित्र में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि वो मोटा था, उसकी तोंद निकली हुई थी, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा कि वो जो हमेशा मुंह में पान ठूसा रहता था। चौथा, उसकी बत्ती सी हमेशा लाल काली दिखती थी। और पांचवा, वो मजाकिया स्वभाव का था। ये अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर। अगला हम चैप्टर देखते हैं लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि लेखक ने 2nd क्लास का टिकट इसलिए ख़रीदा क्योंकि उसकी जो टिकट का दाम था वो थोड़ा महंगा था। तो आम आदमी जो है सस्ते की खोज करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो है 3rd क्लास में जा रहे थे, या ठीक है जो जनरल बोगी होती है उसमें। तो 2nd क्लास की टिकट लेखक ने यही सोचकर खरीदी कि दाम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भीड़ कम मिलेगी। और लेखक को एक कहानी लिखनी थी। ठीक है, इसके लिए लेखक को एक शांत वातावरण चाहिए था। तो लेखक ने सोचा कि 2nd क्लास की टिकट महंगी है तो लोग कम मिलेंगे। ठीक है, अनजान होगा बिल्कुल, इसमें कोई भी नहीं होगा, और लेखक आराम से जाके वहाँ शांति में सोच सकता है। और खिड़की के पास अगर बैठेगा तो उसे बाहर का वातावरण देखने को मिलेगा, जिससे जो है उसका मन खुश हो जाएगा। और जो लिखने जो जा रहा है लेख, जो कहानी सोच रहा है, वो उसे कहानी अच्छी तरीके से जल्दी ही मिल जाएगी। तो इसीलिए लेखक ने जो है 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट इसमें क्या आता है, शांत वातावरण। शांत वातावरण के लिए जो है लेखक ने 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। ठीक है, अगला, नवाब साहब ने अपनी नवाबी शान का परिचय किस प्रकार दिया। ठीक है, नवाब साहब और लेखक, यही 2 कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, लखनवी अंदाज वाले में। तो लेखक क्या है, सोचता है कि 2nd क्लास के डिब्बे में कोई नहीं होगा क्योंकि महंगी टिकट आती है। लेखक वो सोच के चढ़ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एक नवाब साहब बैठे हैं। ठीक है, वो एक सफ़ेद पोश सज्जन था, यानी सफ़ेद कपड़े पहने थे और सज्जन पुरुष लग रहा था। ठीक है, और नवाबों की तरह बैठा था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि नवाब साहब ने अपनी नवाबी शान का परिचय किस प्रकार दिया। तो जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़ते हैं तो नवाब साहब जो हैं नवाब की जैसी जो मुद्रा करके बैठे थे, यानी नवाब की तरह बैठे थे, राजा की तरह। ठीक है, वो उसी में बैठे रहते हैं और ऐसा फील करवाते हैं लेखक को कि जैसे कि डिब्बे में चढ़ के उन्होंने कोई गलती कर दी। ठीक है, तो यानी नवाब साहब जो है डिब्बे में 2nd क्लास के डिब्बे में बैठे थे। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वो नवाब नहीं है। अगर नवाब होते हैं असली के तो 1st क्लास के डिब्बे में जाते, लेकिन वो 2nd क्लास के डिब्बे में चुपके से बैठे थे ताकि कोई उन्हें देख ना ले। लेकिन जब लेखक वहाँ चला गया तो नवाब साहब को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नवाबी दिखाने के लिए जो है लेखक से बात नहीं की और नवाब की तरह मुद्रा में बैठ गए। फिर उन्होंने आगे क्या किया कि खीरे काटे, खीरे को सूंघा और खीरे को फेंक दिया, खाए बिना। ठीक है, और लेखक से भी खीरे के बारे में पूछा। तो ऐसा करके वो जो अपनी नवाबी दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो इस उत्तर में जो है, इस प्रश्न के उत्तर में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, नवाब साहब द्वारा काटे गए खीरे की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर में मेन बात इसके बारे में भी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही लेखक वहाँ जाता है, अपनी सीट पर बैठता है, तभी नवाब साहब क्या करते हैं, खीरा काटते हैं। उनके सामने जो एक तौलिया रखा होता है, उसके ऊपर 2 खीरे रखे होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, तौलिए को उठाते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद जो है खीरे को उठाते हैं और खिड़की से बाहर जो है पानी से उसे धोते हैं।
उनकी सीट के नीचे लोटा रखा होता है, लोटा उठाते हैं और फिर बाहर जाके क्या करते हैं, खीरे को खिड़की के बाहर से धोते हैं, साफ़ करते हैं, उसे पोंछते हैं, फिर वापस तौलिए पे रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने जेब से चाकू निकालते हैं, खीरे को बारीकी से काटते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, ऐसा नमक डालते हैं जिसमें जीरा पहले से मिला होता है, यानी जीरा मिला नमक, जो आपको मेनली लखनऊ के स्टेशन पे मिल जाएगा। ज़्यादातर आप जानते होंगे लखनऊ में जो ज़्यादातर नवाब पाए जाते थे, तो अगर कोई नवाब बनता है तो समझ जाते हैं लोग कि ये लखनऊ से आया है, ठीक है। तो उसी तरीके से नवाब साहब भी जो हैं चाकू निकाल के काटते हैं, फिर उसमें नमक मिर्च मिलाते हैं और बस खाते नहीं हैं उसको, एक एक टुकड़े को जो है काट के रख देते हैं तौलिए पे, फिर एक टुकड़ा उठाते हैं, अपने नाक के पास ले जाते हैं, उसे सूंघते हैं, उनके गले से पानी आ जाता है, लेकिन वो पानी का जो घूंट है वो पी लेते हैं और खीरे को खाते नहीं हैं, बस सूंघते हैं। उसके बाद खिड़की से एक एक करके छोड़ते जाते हैं। सारे खीरे के टुकड़ों को वो ऐसे ही करते हैं, नाक तक ले जाते हैं, सूंघते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक बार और लेखक से पूछा कि आप खाना पसंद करोगे। तो जब नवाब साहब ने पहली बार पूछा था लेखक से, तो लेखक ने मना कर दिया था। तो जब दूसरी बार पूछा तो लेखक जो है आत्मसम्मान में मना कर देता है, ठीक है। अगर आपने भी देखा होगा, अगर कोई पहली बार आपसे कुछ पूछता है खाने के लिए, आप शर्मा के अगर मना कर देते हैं, फिर अगर वो दूसरी बार पूछता है तो आपको हिचकिचाहट होती है कि पहली बार मना कर दिया है, इस बार अगर हाँ कर दूंगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो आप दूसरी बार भी मना कर देते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती। उसी तरीके से लेखक भी मना कर देते हैं। तो खीरे की प्रक्रिया का यही आप अगर आंसर लिख देते हैं कि किस तरीके से खीरे को काटा उन्होंने, फिर पहले खीरा उठाया, धोया, फिर चाकू निकाला जेब से, काटा उसको, ठीक है, फिर उसको तौलिए पे सजाया, फिर एक एक फाक को जो है, एक एक टुकड़े को नाक तक ले गए, सूंघा, उनके मुंह से पानी भी आया, लेकिन उन्होंने खीरे को नहीं खाया, सूंघा और फेंक दिया, सूंघा और फेंक दिया, ऐसे सारे खीरे को जो है सूंघ कर उन्होंने फेंक दिया। तो यही आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। इससे पता भी चलता है कि कितना वो दिखावा कर रहे थे, ठीक है। अगर उन्हें असल में भूख होती तो खीरा खाने से भूख मिटती है, ठीक है, बस खीरे की खुशबू लेने से ही भूख नहीं मिटती है। ये हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु किस प्रकार थे। गृहस्थ आदमी वो होता है जिसका परिवार होता है, ठीक है, जो घर परिवार की चिंता करता है, और साधु उनको माना जाता है जनरली, ठीक है, जो संसार की जो मोह माया है उसे त्याग देते हैं, ठीक है, परिवार छोड़ देते हैं और बस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ थे, यानी कि उनका परिवार था, खेती बाड़ी थी, मकान था, ठीक है, बेटा था, उनकी बहू थी, लेकिन फिर भी वो साधु किस प्रकार थे। क्योंकि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनका परिवार था, घर था, लेकिन वो साधु भी थे। क्यों? क्योंकि अगर साधु की कोई परिभाषा है तो उस परिभाषा में खरे उतरते। किस प्रकार? बाल गोविंद भगत जो है कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते थे, ठीक है, हमेशा सच बोलते थे, ठीक है, और किसी और की चीज़ बिना पूछे नहीं लेते थे। यानी साधु के जितने भी गुण होते हैं वो सभी बाल गोविंद भगत में थे, इसलिए वो गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। तो यही सब अगर आप पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब क्यों मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। क्यों? क्योंकि कबीर के जो विचार थे उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे। कबीर की जो बातें थी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। कबीर जो भी बातें कहते थे, जो भी उनके विचार थे, वो बाल गोविंद भगत को पसंद आते थे, ठीक है, इसलिए वो कबीर को अपना साहब मानते थे। इतना और तो और वो क्या करते थे कि जो उनकी फसल उगती थी, उनके खेत में जो फसल उगाते थे वो भी वो खुद नहीं खाते थे। वो कबीर पंथी मठ, यानी वो लोग साधु जो कबीर को मानते हैं, उनके मठ में जाके जो है अपनी फसल दान कर देते थे, और वहाँ से जो भी प्रसाद मिलता था उसी से अपना गुजारा चलाते थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो कबीर को कितना ज़्यादा मानते थे, इसीलिए कबीर को अपना साहब भी कहते थे, ठीक है, और दिन रात जो है वो कबीर के ही गाने गाते रहते थे। तो यही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। अगला, बाल गोविंद भगत ने किन किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ये चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि उन्होंने किन किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। रीति तो वो होती हैं जो पुराने समय से चल रही हैं, कुरीति वो होती है जो पुराने समय से ख़राब चीज़ें चल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विधवा का विवाह नहीं होता, ये पुराने समय में होता था, तो एक कुरीति है, ठीक है,
कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी वापस शादी नहीं कराई जाए। तो एक कुरीति थी, ठीक है, क्योंकि उसको अगर पूरा जीवन व्यतीत करना है, ठीक है, तो उसको वापस शादी करने का अधिकार है। तो बाल गोविंद भगत ने कुछ सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। पहला क्या था, फर्स्ट में क्या है कि उनका जो बेटे की जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद जो चिता पे अग्नि जलाई जाती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पिता के द्वारा जलाई जाती है, ठीक है, और बहू के द्वारा नहीं जलाई जाती। लेकिन बाल गोविंद भगत ने जो है अपनी बहू को जो है अपने बेटे की चिता में आग लगाने का अधिकार दिया था, जो कि है एक सामाजिक कुरीति था, ठीक है, कुरीति थी लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया था और अपनी बहू को जो है अपने बेटे के चिता में आग लगाने का अवसर दिया था। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया विधवा विवाह। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी, यानी उनकी जो पतोहू थी, यानी जो उनकी बहू थी, वो विधवा हो गई थी। तो पहले समाज में क्या था कि विधवा औरत को पूरा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ता है विधवा बन के, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस कुरीति का विरोध किया और अपने बहू को जो है शादी करने के लिए बोला था, ठीक है, उन्होंने अपने बहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसकी शादी कहीं और करा दो। तो ये कुछ आप अगर पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला क्या कि बेटे की चिता में उन्होंने बहू से आग लगवाई, ठीक है। दूसरा क्या, उन्होंने बहू का दूसरा विवाह कराया, पुनर्विवाह करवाया, यानी विधवा का विवाह करवाया, जो एक पहले सामाजिक कुरीति मानी जाती थी, जिसका उन्होंने विरोध किया, ठीक है। अगला, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आश्चर्य का कारण क्यों थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या है, दिनचर्या आप समझते होंगे, जो भी आप डेली रूटीन में करते हैं, ठीक है, जो जो काम आप डेली करते हैं, वो लोगों के लिए आश्चर्य के कारण क्यों थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है 60 साल के ऊपर की उनकी आयु थी, लेकिन फिर भी वो जो है एक ही लाइफ को डेली फॉलो करते, डेली रोज़ सुबह उठते थे, 2 किलोमीटर दूर जाते थे, ठीक है, फिर वहाँ पे पानी भर के लाते थे, वहाँ नहाते थे, ठीक है, फिर वहाँ पे तालाब के पास रोज़ जो है कबीर के गीत गाते थे, खंजड़ी बजाते थे। तो ये सब लोगों को देखकर आश्चर्य होता था कि 60 साल से ऊपर का आदमी और डेली जो है इतना कबीर से प्रभावित है कि 2 किलोमीटर दूर जाता है, नहाता है, फिर वहाँ पे जाके भी कबीर के भजन गाता है, ठीक है, कबीर के गीत गाता है, नाचता है। तो ये जो है लोगों को बहुत आश्चर्य होता था, ठीक है। और तीसरी आश्चर्य का कारण क्या था कि जब भी उनका अनाज आती थी, फसल आती थी, तो वो सीधे जाके कबीरपंथी मठ में दान कर देते थे। ये भी जो है उनकी दिनचर्या बन गई थी, ठीक है। जब भी फसल काटते थे तो कबीर का गाना गाते थे, जब फसल कट जाती थी तो कबीर के मठ में जाके दान कर देते थे। तो ये सब देख के लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गायन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो बाल गोविंद भगत जो गाना गाते थे उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर क्या होगा कि उनका जो गाना था बहुत ज़्यादा मधुर था, यानी अच्छा गाना गाते थे, ठीक है, मधुर गाना। जैसे आप सिंगर सुन देखते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जिनकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो उनका भी जो गाना था वो बहुत मधुर था, मीठी आवाज़ में गाते थे। और जब भी फसल काटने जाते थे अक्टूबर अगस्त सितंबर के टाइम, तो क्या करते थे, गाना गाते गाते फसल काटते थे। तो जो बाकी लोग थे वहाँ पे फसल काटते हुए, वो उनका गाना सुनकर जो है नाचने लगते थे वहीं पे, और उनके हाथ भी जो है उसी तरीके से मोशन करने लगते थे, ठीक है। आपने देखा होगा अगर कोई गाना आपको अच्छा लगता है तो आप जो भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आप गाने के साथ जो है अपने हाथ पैरों को मूव करने लगते हैं, ठीक है, उस तरीके से ही। यानी कि बाल गोविंद भगत का जो गायन था इतना मधुर था कि लोग उनकी आवाज़ से मोहित होकर जो है अपना काम छोड़कर गाने की धुन में जो है अपना शरीर को हिलाते रहते थे, ठीक है। और वो जो है बाल गोविंद भगत के गायन को इतना पसंद करते थे कि जब भी बाल गोविंद भगत गाना गाते थे तो लोग वहाँ इकट्ठा होकर जो है उनके गाने पे नाचने लगते थे। तो यही आप अगर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर जो है इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अगला हमने चैप्टर लिया है कृतिका का पहला चैप्टर, माता का आंचल। ये इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर है क्योंकि आपको पता है इस साल जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि आपने क्या सीखा इससे, आप अगर इसकी जगह होते तो क्या करते, ठीक है। आपसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। इसमें कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
जैसे आप ये वाला चैप्टर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 13। माता का आंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन तथा शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं? ये क्वेश्चन क्या है कि माता का जो आंचल पाठ है वो गांव से संबंधित है, उसमें गांव का जो परिवेश है यानी गांव का जो रहन सहन है उसके बारे में बताया गया है। तो आपके हिसाब से गांव की ज़िंदगी और शहरी लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, आप अपने विचार रखिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट, कि गांव के लोगों की जो ज़िंदगी है वो प्रकृति से जुड़ी है। ठीक है, वहाँ पेड़ बहुत होते हैं, लोग जो है प्रकृति से जुड़े रहते हैं। जबकि शहरी जो ज़िंदगी है वो बहुत भीड़ भाड़ वाली है, यहाँ पे प्रकृति से लोगों के पास जुड़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे भी कम होते हैं, गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो गांव के लोगों की ज़िंदगी है वो खेती बाड़ी, ठीक है, पशुपालन, इन सब से जुड़ी होती है। जबकि जो शहर के लोग हैं वो इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो पर्सनली संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी वो एक दूसरे जाकर उनके घर मिलते हैं। जबकि जो शहर के जो लोग हैं वो ऑनलाइन जो है कनेक्टेड रहते हैं। आप अभी भी देखेंगे कई कई जगह जाके गांव में, तो वहाँ पे फ़ोन भी नहीं है कई लोगों के पास, अभी भी इस टाइम पे भी। तो वो जो है आपस में जाके मिलते हैं, कोई त्यौहार होता है तो आपस में मनाते हैं, साथ में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, हमारे शहर में ऑनलाइन आ गया है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो किसी से मिलना भी छोड़ दिया हम सब ने, जिससे लोगों के बीच जो है दूरियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, हमने लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ दिया है, हम फ़ोन पे ही जो है बातचीत कर लेते हैं। इससे जो है पर्सनल जो बातें होती थी वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप ऐसे अपने मन से आपको कोई भी जो पॉइंट लगता है अच्छा, वो आप इसमें लिख सकते हैं। माता के आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बालक भोलानाथ विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण क्यों लेता था? इसका आंसर आपको पाठ के आधार पर बताना है। तो पाठ में जो बालक था भोलानाथ, ठीक है, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो पिताजी के पास क्यों नहीं जाता था, माँ के पास क्यों जाता था? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि जो भोलानाथ जो था वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, पिताजी के साथ हमेशा रहता था। ठीक है, पिताजी उसे जहाँ ले जाते थे वो जाता था, गंगा तट पे, यानी ज़्यादातर वो अपना टाइम जो है पिताजी के साथ बिताता था। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, विपदा आती थी, तो वो जो है अपने माता के पास जाता था, माँ के पास। क्यों? क्योंकि उसे माँ के पास जो है सुरक्षित महसूस होता था। ठीक है, पिताजी के साथ पूरा दिन बिताता था तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन जब भी कोई से प्रॉब्लम आती थी या कोई ऐसी परेशानी आ जाती थी जिसे वो सुलझा नहीं पा रहे, तो वो जो है अपनी माँ के पास चला जाता था। इसका उत्तर यही है कि उसे जो अपनी माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस होता था और उसे लगता था कि अगर अब उसे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पिताजी के पास नहीं रहता था और माँ के पास चला जाता था जब भी उसे कोई परेशानी होती थी। ठीक है, अगला, भोलानाथ अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलता है? आपके खेलों व उस समय के खेलों में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। देखो, आपसे पूछा गया है आपके खेलों और उस समय के खेलों में क्या अंतर है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भोलानाथ जो है अपने मित्रों के साथ कई खेल खेलता है। पहला, वो अपने घर के बाहर जो चबूतरा है उस पर नाटक करते हैं वहाँ पे बैठ के। दूसरा, वो घरौंदे का खेल खेलता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे घर बना लेते हैं, उसमें खेलते हैं, तो घरौंदे का खेल खेलता है। तीसरा, वो सभी जो है खेत खेत की तरह जो है चबूतरे को बना लेते हैं, वहाँ छोटे छोटे कंकड़ डाल लेते हैं, यानी बच्चों वाले खेल खेलते हैं, घरौंदे वाले घर बना बना के जो है खेल खेलते हैं। और मेनली जो भोलानाथ का जो खेल था वो चबूतरे से संबंधित था, यानी घर के बाहर ही आसपास खेलते थे, चबूतरे पे ही जो है सारे खेल खेलते थे। आपके खेलों व उस समय के खेलों में क्या अंतर है? तो इसका जो उत्तर है आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं कि आपसे प्रश्न किया गया है डायरेक्ट, यानी आपको बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर मैं एक बता देता हूँ, आप इसके अलावा अगर आपको कुछ और पॉइंट लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले के जो खेल थे वो शारीरिक खेल थे। ठीक है, उसमें शारीरिक शक्ति लगती थी, ठीक है, थकावट होती थी ये सब, और जो है आपस में मिलके खेला जाता था। अब के जो खेल हैं वो शारीरिक ना होकर, जैसे पहले के टाइम कबड्डी कुश्ती ये सब ज़्यादा होता था, अब जो ये सब नहीं है। अब जो है ऑनलाइन खेल खेले जाते हैं, जिसमें आप जानते होंगे, सुना भी होगा आपने, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ये सब बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। तो पहले के जो खेल थे उससे शारीरिक विकास होता था बच्चे का, कबड्डी कुश्ती इन सब से। लेकिन आज के जो खेल है उससे विकास के नाम पे कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है,
आंखें ख़राब हो जाती है, कान ख़राब हो गए, ठीक है, आंखों में चश्मा चढ़ गया, यानी कि सारे नुकसान ही हैं आज के खेलों से, ऑनलाइन खेलों से, ठीक है। और पैसे भी खर्च होते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो आप इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट लगता है तो आप इसके आंसर में जो है पॉइंट ले सकते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है साना साना हाथ जोड़ी। ये लास्ट चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। सबसे पहले बता दूं, ये चैप्टर जो है सिक्किम के बारे में है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें बार बार आया गंतोक गंतोक। गंगटोक की जगह है गंतोक, क्यों? क्योंकि गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, और सिक्किम में पहाड़ जो हैं सिक्किम की सुंदरता को बढ़ाते हैं। सिक्किम में मेनली जो है पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए गंतोक जो है इस चैप्टर में गंगटोक की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेहनत करके जो है इस शहर को इतना सुंदर बनाया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साफ़ सफाई रखी है अपने वातावरण में, अपने काम को मेहनत से किया है, और अपने शहर को जो है इतना अच्छा बना रखा है कि इसीलिए जो है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो यहाँ पे मेहनतकश बादशाह किसको कहा गया है? गंतोक के लोगों को, ठीक है। और उनके द्वारा जो शहर बनाया गया है उनकी मेहनत से, उनकी साफ़ सफाई से, उसी को क्या गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, ठीक है। 17वां, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटाव चैप्टर में एक जगह का नाम आया था, सिक्किम में एक जगह है कटाव, वहाँ पे किसी भी दुकान का ना होना वरदान कैसे है? तो ये इसके बारे में जो आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या है? कटाव जो एक बहुत सुंदर जगह है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी दुकान नहीं है तो ये अच्छा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ दुकानें होंगी तो वहाँ पे जो है सैलानी जो यात्री हैं वो जाएंगे, क्योंकि यात्रियों को सुंदर जगह घूमने के लिए पसंद आती है, टूरिस्ट को, ठीक है। तो अगर वहाँ दुकान होगी तो टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट वहीं पे जाते हैं जहाँ उन्हें सुविधा मिल सके, खाने पीने को मिल सके, कुछ टाइम रहने के लिए घर मिल सके रेंट पे, ठीक है, खाने पीने की सभी व्यवस्था हो, ताकि वो आराम से जो है वहाँ पे उस जगह का जो है आनंद ले सके। तो कटाव पर दुकान नहीं है इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करते। और अगर टूरिस्ट वहाँ जाने लगेंगे तो कटाव की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे? टूरिस्ट जाएंगे वहाँ से सामान खरीदेंगे दुकान से, ठीक है, वहीं खा के वहीं फेंकेंगे, जिससे वहाँ पे कचरा होगा। हम कितने लोगों को समझा सकते हैं? कुछ लोगों को ही समझा सकते हैं, सभी जो है वहाँ पे बात नहीं मानेंगे, तो इधर उधर कचरा फैलाएंगे, जिससे कटाव जो है प्रदूषित हो जाएगा, जो वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, ठीक है। इसलिए कटाव पर कोई भी दुकान नहीं है, ये उसके लिए वरदान है, ठीक है, जिससे कि जो कटाव स्वच्छ रहेगा और उसमें कभी भी गंदगी नहीं आएगी। क्योंकि कटाव जो है वहाँ दुकान अगर आ जाएगी तो टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो वहाँ पे गंदगी आना कन्फर्म है, ठीक है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी? ठीक है, लॉन्ग स्टॉक एक जगह है जो चैप्टर में आई है, वहाँ पे एक चक्र घूमता रहता है। कुछ लोग उसको कहते हैं धर्म चक्र, कुछ वहाँ के लोग कहते हैं प्रेयर व्हील, ठीक है। तो लोगों की ऐसे मान्यताएं हैं कि वहाँ जो चक्र घूम रहा है उसको देख कर अगर कुछ भी मान ले, ठीक है, कुछ भी अगर हम मांगे तो वो जो है मिल जाता है। तो लेखिका जब इसके बारे में सुनती है तो लेखिका को बहुत आश्चर्य होता है, और लेखिका को लगता है कि पूरे भारत की जो आत्मा एक जैसी है, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में आस्था अगर आप देखेंगे हर जगह है। कुछ लोग विश्वास करते हैं भगवान में, कुछ अंधविश्वास करते हैं, ठीक है, बस भगवान के बारे में, ठीक है, अंधविश्वास करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो हैं भगवान में इतना विश्वास करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो लेखिका को ये समझ आता है कि जो पूरा देश है भारत, उसकी आत्मा एक जैसी है, क्योंकि हर जगह आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो आपको भगवान में मानने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप उनकी विश्वास कह लीजिए, उनका अंधविश्वास कह सकते हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं भगवान से रिलेटेड, उनकी जो धारणाएं हैं भगवान से रिलेटेड, भगवान के बारे में जो सोच है, सारे लोगों की एक जैसी है। तो यही देखकर जो है लेखिका को भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आप इस क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो गंतोक जो है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैंने बताया गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। तो इसलिए गंगटोक को गंतोक कहा गया चैप्टर में बार बार, ठीक है, क्योंकि पहाड़ के बारे में पता चल सके। तो प्रकृति ने जल संचय, संचय यानी कि इकट्ठा करना, तो जल इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है कैसे की है?
तो प्रकृति ने जो है जल को हिम शिखर के रूप में जो परिवर्तित कर दिया है। हिम शिखर यानी कि बर्फ़ का पहाड़। तो बर्फ़ का पहाड़ है, आप सभी जानते हैं बर्फ़ कैसे बनती है, पानी से। तो पानी को जो है ठंडा करके बर्फ़ के पहाड़ के रूप में बना दिया है, और वो जो बर्फ़ के पहाड़ है वो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो एक चीज़ क्या होगा कि पानी स्टोर भी हो गया, दूसरा कि जो स्टोर हुआ बर्फ़ के रूप में वो बर्फ़ इतना सुंदर लग रहा है कि लोगों को देखते जो है वो बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, तो जल संचय हो रहा है, यानी जल इकट्ठा भी हो रहा है बर्फ़ के रूप में, और जब ज़रूरत होती है गर्मियों के टाइम में तो वही बर्फ़ पिघलती है और जलधारा बन जाती है। वही जलधारा जाके नदियों में मिलती है, और फिर वही नदी का जो पानी है वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है जल को इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये किसने की है, हमने नहीं की है। हम पानी को नहीं पिघला रहे हैं, हम पानी को जो है इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, प्रकृति। ठीक है, तो यही जो है जल संचय की व्यवस्था जो है प्रकृति ने की है। इसी को आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। अगला, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए। तो चैप्टर में ये बात हुई है कि जब लेखिका स्नोफॉल यानी जब बर्फ़ गिरते हुए देखना चाहती थी तो लेखिका को जो है नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बहुत हो रखा है वहाँ पे, जिसके कारण जो है स्नोफॉल में कमी आ रही है। प्रदूषण क्यों हो रहा है कि कुछ लोग जिनको पता है उस जगह की सुंदरता के बारे में, जहाँ पे विकसित दुकानें हैं, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे दुकानें हैं, ठीक है, क्योंकि सिक्किम जो पूरा पहाड़ों वाला राज्य है, ठीक है, ज़्यादातर पहाड़ पाए जाते हैं, तो लोग भी वहाँ घूमने जाते हैं, और ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहाँ पे दुकानें हैं, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है प्रदूषण भी हो रहा है, जिसके कारण स्नोफॉल में जो है कमी आई है। इसके और कौन कौन से नुकसान आए हैं ये देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप कोई भी लिख सकते हैं। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम यानी खराब जो है परिणाम सामने आए हैं, तो आप पहला क्या लिख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण जो है वायु जो है वहाँ की दूषित हो गई है, यानी सांस लेने में भी जो है प्रॉब्लम होती है, और सांस अगर हम लेते हैं तो हम जहरीली हवा को जो है सांस के रूप में अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण वहाँ का जो पानी है वो अशुद्ध हो गया है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण वहाँ के जो वातावरण है उस जो जितना साफ़ था वो उतना ही अब गंदा हो रहा है। ठीक है, यही जो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर भी लिख लेंगे। एक हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। गंतोक में जब लेखिका गई तो उन्होंने देखा कि कई जगह सफ़ेद पताकाएँ फहराई गई, श्वेत जिसको कहते हैं, कई जगह कलरफुल पताकाएँ क्या होती है, झंडे की तरह होता है, आपने देखा होगा त्रिभुज टाइप का झंडे होते हैं। तो ये क्यों फहराए जाते हैं? तो श्वेत जो पताकाएँ होती हैं, श्वेत यानी सफ़ेद, उनको फहराने का मकसद क्या होता है कि जो सिक्किम है वहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है बुद्ध धर्म को मानती है। तो जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, कोई भी बुद्धिस्ट मरता है, तो उसकी याद में जो है उसको सलामी देने के लिए जो है 108 श्वेत पताकाएँ यानी 108 सफ़ेद जो पताकाएँ फहराई जाती हैं। ठीक है, जिससे जो है उसको सलामी दी जाती है। और रंगीन पताकाएँ कब फहराई जाती हैं? जब कोई नया काम शुरू होने वाला हो। अगर कोई नया काम शुरू कर रहा है तो वो रंगीन पताकाएँ फहरा कर जो है उसकी शुरुआत करता है, जो वहाँ के लोगों को शुभ माना जाता है उनके लिए। ठीक है, उनके लोगों की ऐसी मान्यता है। श्वेत पताकाएँ कब फहराई जाती हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत या फिर सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती हैं। ठीक है, और जब कोई नए काम की शुरुआत करने वाला होता है कोई आदमी, तो वो जो है रंगीन पताकाएँ फहराता है। तो यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। तो ये जो थे हमारे आज के 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 5 चैप्टर्स के, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।